आज हम आपको रासायनिक बंध के बारे में बताएंगे। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा आपके साथ कर चुके हैं कि बंध क्या होता है। बंध के बारे में कि जो बंध होता है, ये बंध दो परमाणुओं के बीच में मौजूद होता है, या एकल बंध के रूप में होगा, द्विबंध के रूप में होगा, या त्रिबंध के रूप में होगा। तो इसके लिए हमने एक बंध के बारे में आपको बताया था, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध वह बंध है जो कि बराबर की साझेदारी से निर्मित होता है, उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। दूसरा बंध है आयनिक बंध। आयनिक बंध। आयनिक बंध को जानने से पहले आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आयनिक बंध क्या होते हैं या आयन क्या होते हैं। आयन प्लस एक प्लस बंध, ऐसा बंध जिसमें आयन का निर्माण होता है, जिसमें भी आयन का निर्माण हो रहा है, उस बंध को हम कहते हैं आयनिक बंध। तो इसके लिए हम एक परमाणु की बात करते हैं। एक परमाणु है सोडियम। सोडियम परमाणु जो कि आवर्त सारणी में यदि हम इसकी बात करें तो आवर्त सारणी में ये पहले समूह का तत्व होता है, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सबसे पहले परमाणु क्रमांक देखते हैं। इसका परमाणु क्रमांक है 11। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना के आधार पर यदि हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो टोटल मीन्स कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 11 है। और यहाँ देखिए आप कि यहाँ पर जो बाहरी कक्ष होता है, बाहरी कक्ष में ये हो गया आपका 1s, ये हो गया आपका 2s, और ये है आपका तीसरा कक्ष। तो इस प्रकार से यहाँ पर तीसरा कक्ष आप में देख रहे हैं, तीसरे कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसको हम इस प्रकार भी दे सकते हैं 1s2 और 2s2 1s2 2s2। इस प्रकार से ये 2s है, 1s और 2p में आप देख रहे हैं यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 हैं तो इसको इस प्रकार से बताया जा सकता है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन है। और जो 3s ऑर्बिटल है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये 2p है और ये 3s है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, मतलब फर्स्ट ए ऑर्बिटल में सोडियम का परमाणु मौजूद होता है। हाइड्रोजन के बाद आएगा लिथियम, लिथियम के बाद आएगा सोडियम। तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ए में बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण यदि हम अष्टक नियम की बात करें तो अष्टक नियम के अनुसार किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं तो अष्टक नियम के अनुसार वह सक्रिय हो जाता है, और उसके बाद उसको क्रिया करने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बाह्यतम कक्ष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और इसे यदि क्रिया करनी है तो 7 इलेक्ट्रॉन इसे लेने पड़ेंगे। चूंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही परमाणु के साथ क्रिया कर सकता है, और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, और पूरी तरह से दान कर देता है। तो इसको, इस बंध के बारे में यदि हम देखें, आयनिक बंध को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता सकते हैं कि यदि आयनिक बंध की बात की जाए तो आयनिक बंध वह बंध होता है कि जैसे मान लीजिए आप शादी में गए, तो शादी में जाते हैं, आपको पता ही है कि शादी में जाने के बाद आपको कुछ तोहफा वगैरह लेकर जाना पड़ता है। तो तोहफा यदि आप लेकर जा रहे हैं तो आप वहाँ पर उस गिफ्ट को दे देंगे, उस तोहफे को आप दे देंगे। तो जब आप उस तोहफे को पूरी तरह से दे देते हैं तो वह इस आयनिक बंध के रूप में कार्य करता है। और इस प्रकार से जो आयनिक बंध निर्मित होता है कि ये जो यहाँ पर देखिए जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ये पूरी तरह से दान कर देगा। जब ये पूरी तरह से दान कर देगा तो जो सोडियम परमाणु है
यहाँ को इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 281। तो यहाँ ये सोडियम परमाणु धातु परमाणु के रूप में मौजूद है और धातु परमाणु है, और जैसे ही ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है तो सोडियम पर पूर्ण रूप से एक धन आयन आ जाता है। तो पूर्ण रूप से एक धन आयन आ रहा है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद सोडियम परमाणु में एक धन आयन आ रहा है और इस तरह से सोडियम पर आयन निर्मित हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब हो गया 2,8, मतलब बाहरी जो तीसरा कक्ष था उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो निकलने के बाद इसमें से ये कक्ष जो है समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन निकालने की क्रिया से जो बंध बनता है, इलेक्ट्रॉन निकालने से हमेशा किसका निर्माण हो रहा है? आयन का निर्माण हो रहा है, और ये आयन यहाँ पर धन आयन है। तो धन आयन यहाँ निर्मित हो चुका है। और एक दूसरा परमाणु है जिसको हम क्लोरीन कहते हैं। तो क्लोरीन के बारे में यदि हम देखें तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है ये होता है 17 परमाणु क्रमांक है। तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 2 4 6 10 2 12 और 5 17। तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 8 7। तो यहाँ पर देखिए कि सोडियम परमाणु में आपने देखा कि सोडियम परमाणु में जो व्यवस्था है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 281 है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन में क्या दिया हुआ है 287। तो यहाँ पर देखिए सोडियम में 281 है और 281 होने की वजह से बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। और जो क्लोरीन परमाणु है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 287 है। अब इसमें अष्टक पूरा करने के लिए यदि हम देखें तो अष्टक पूरा करने के लिए इसे एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए अपने एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किससे लेगा? सोडियम परमाणु से, क्योंकि सोडियम के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और क्लोरीन के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन लेन देन के कारण जो बंध बनता है लेने और देने की क्रिया से या इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से, इसे हम कह सकते हैं, यदि हम आयनिक बंध की बात करें तो स्थानांतरण से जो बंध बनता है, स्थानांतरण या लेन देन से जो बंध निर्मित हो रहा है, जो बंध निर्मित हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? आयनिक बंध। तो यहाँ पर जो सोडियम परमाणु है उस पर धनावेश आ गया और जो क्लोरीन परमाणु है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन लेने के कारण उसकी कंडीशन इस प्रकार की हो जाएगी Cl माइनस आयन 288 इस प्रकार से। तो आप देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सहसंयोजक बंध में जो परमाणु होते हैं जो भाग ले रहे हैं वो बराबर की साझेदारी के द्वारा क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद जो है इनके बीच में बंध बनता है। जैसे कि हमने आपको बताया था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, या हाइड्रोजन और Cl के बीच में, या फिर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, इनके बीच में सहसंयोजक बंध बनता है। और ये सहसंयोजक बंध यहाँ पर सभी में आप देखिए एकल बंध दिखाई दे रहा है, और एकल बंध मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बन रहा है। जब साझा करके बंध बनता है तो उसे हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बंध बनता है जिसके फलस्वरूप आयन का निर्माण हो रहा है, और ये आयन दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, एक तो धन आयन होगा या फिर ऋण आयन। यदि धन आयन बन रहा है तो धन आयन का निर्माण कैसे होगा कि इसमें किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान किया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को दान किया जाता है तो यहाँ पर धन आयन बनता है,
और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पर ऋणायन बनेगा। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो आयनिक बंध होता है इलेक्ट्रॉनों के लेने देने की प्रक्रिया या स्थानांतरण के द्वारा किसी भी परमाणु के द्वारा, यदि हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो सोडियम के परमाणु के द्वारा बाह्यतम कक्ष के एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है क्लोरीन परमाणु को, और क्लोरीन परमाणु के द्वारा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से लेने देने की प्रक्रिया के द्वारा आप देखते हैं कि यहाँ पर धन आयन और ऋण आयन की निर्मिति होती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो सोडियम और क्लोराइड है, ये सोडियम में धन आयन और क्लोराइड में ऋण आयन, क्योंकि यदि हम इसके पहले यदि हम देखें, जिसे हम इस रूप में देखते हैं सोडियम धातु और क्लोराइड के रूप में देखते हैं, इन दोनों की क्रिया के द्वारा यहाँ इनके बीच में आयनिक बंध बन रहा है। और ये आयनिक बंध जिसमें सोडियम के परमाणु को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 281, और यहाँ क्लोरीन के लिए लिख सकते हैं आप 287। और जैसे ही ये आप देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने आपको अभी विस्तार से आपको बताया था, ठीक इसी तरह यहाँ पर जो सोडियम का परमाणु है इसमें 281 था और क्लोरीन में 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। लेकिन जैसे ही इसमें आयन में परिवर्तित हो रहा है, इसमें जो आयन निर्मित होगा इसके आधार पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 28। और यहाँ पर आप देखिए जो क्लोरीन का परमाणु है उसमें आप देखेंगे 28, इसको आप कॉमा भी कर सकते हैं इस प्रकार से, और ये हो जाएगा 288। तो यहाँ पर आप देखिए कि सोडियम आयन के केस में यहाँ जो परमाणु है, पहला कक्ष है, ये नाभिक है, ये पहला कक्ष है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कक्ष में यहाँ पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 4, 5, 6, 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम सोडियम परमाणु की बात करते हैं तो सोडियम परमाणु में नाभिक के बाहर एक कक्ष है, उसके बाद एक और कक्ष है, और उसके बाद एक और कक्ष, 3 कक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये आपका नाभिक है, नाभिक के बाहर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे इस प्रकार से। और जो बाह्यतम कक्ष है जिसको आप 3s1 हम आपको बता चुके हैं, तो 3s1 में यहाँ पर आपको 1 इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। लेकिन यहाँ जब सोडियम परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है तो दान करने से ये जो कक्ष आपका दिखाई दे रहा है ये समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो स्थिति दिखाई दे रही है ये समाप्त कक्ष की दिखाई दे रही है। यहाँ सिर्फ आपको पहले कक्ष में आप देखिए यहाँ पर ये नाभिक है, यहाँ आपको नाभिक दिखाई दे रहा है, और नाभिक के बाहर आप देखिए 3 कक्ष दिखाई दे रहे हैं। एक 1s2 का है, सॉरी यहाँ 2s2 का है, उसके बाद आप देखिए ये 1s2 है, फिर ये 2s2 है, फिर यहाँ पर ये 2p8 है, और 2p8 के बाद यहाँ पर 3s1 का कक्ष है। लेकिन जैसे ही सोडियम का परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है तो उसका जो लास्ट का कक्ष होता है वो समाप्त हो जाएगा। और इस तरह से इसकी जो संरचना है यहाँ 281, तो ये 1 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ 28 होगा। ठीक इसी तरह आप देखिए जो क्लोरीन का परमाणु है, क्लोरीन के परमाणु में यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 287 है, यहाँ पर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूरा होने के लिए। तो ये सोडियम के द्वारा मुक्त किए गए जो इलेक्ट्रॉन है उस मुक्त किए इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण कर लेता है। जैसे ये मुक्त किए हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये हो जाएगा 28। तो इसको आप इस प्रकार से बता सकते हैं कि यहाँ पर ये नाभिक है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1s2 के, फिर ये 2s2 के हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p8 के हैं। यहाँ पर ये जो परिस्थिति है, यहाँ ये नाभिक है। यदि हम क्लोरीन आयन की बात करें, उसके बाद आ गया 1s2, उसके बाद आ गया 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ गया 2p8। तो यहाँ पर आप 4 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन बताएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार की परिस्थिति 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और उसके बाद का जो लास्ट का कक्ष है, इस लास्ट के कक्ष में जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर
3s2 3p5 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं यहाँ पर। इसको आप इस प्रकार से बताएंगे 4 5 6 7 और 1 8। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी में देखिए टोटल यहाँ 1s और ये 2s हो गया, 2p हो गया और यहाँ पर ये। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो किस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो 2s2 इसको इस प्रकार से आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक कक्ष है यहाँ पर इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 1s2 हो गया है इस प्रकार से। इस प्रकार से आप बताएंगे इसको। ये 2s2 हो गया, ये नाभिक हो गया, ये नाभिक है यहाँ पर, ये नाभिक है। 1s2 हो गया, ये 2s2 2p हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 3s2 3p। तो ये मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब इसका अष्टक पूरा हो चुका है और यहाँ पर ये आयन अवस्था में निर्मित हो गया है। तो आप देखेंगे कि जो सहसंयोजक बंध है, आयनिक बंध है, ये जो दोनों ही बंध है ये एक साझेदारी के द्वारा निर्मित हो रहा है और दूसरा स्थानांतरण के द्वारा, स्थानांतरण, और ये है साझेदारी। जैसा आप यदि शादी में जा रहे हो तो किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो तो आप पूरी तरह से देकर आओगे, ना कि आप दूसरे दिन जाकर वापस लेने जाओगे। तो इस प्रकार जब हम पूरी तरह से किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं तो दान करने के कारण या लेने के कारण यदि कोई बंध निर्मित हो रहा है तो उसे हम कहेंगे आयनिक बंध। तो इस प्रकार से आप देखिए ये जो बंध है सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, इसी आधार पर 2 बंध और होते हैं। इसे हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको। एक बंध होता है सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, और दूसरा बंध है पाई। इन दोनों को कुछ संकेत ही दिए जाते हैं और ये संकेत है, एक सिग्मा बंध है और दूसरा पाई बंध। इस प्रकार देखेंगे जो सिग्मा बंध होता है वो मजबूत होता है और पाई बंध दुर्बल होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। आपने इसे उतार लिया होगा, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध के अलावा भी कुछ बंध होते हैं जो कि उनकी मजबूती पर निर्भर करता है। यदि हम सिग्मा बंध की बात करें तो सिग्मा बंध काफ़ी मजबूत बंध होता है और यदि इसका यदि हम निर्माण करें तो इसको हम इस प्रकार से बता सकते हैं। तो इसको बताने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि s ऑर्बिटल है, ये इसको हम s ऑर्बिटल कहते हैं। जब तो s ऑर्बिटल, ये एक s ऑर्बिटल है और दूसरा एक s ऑर्बिटल है, इनके बीच में अतिव्यापन होगा। इनके बीच में जब अतिव्यापन होता है तो अतिव्यापन होने से इस प्रकार से ये अतिव्यापन होगा, इस प्रकार से SS अतिव्यापन। जब SS अतिव्यापन होगा तो उसके फलस्वरूप जो बंध निर्मित होगा उसे हम कहेंगे सिग्मा बंध। तो यहाँ पर सिग्मा बंध का निर्माण होगा और ये जो सिग्मा बंध होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और मजबूत होने के कारण इसको तोड़ने के लिए हमको एक्स्ट्रा या अन्य ऊर्जा का, या कह सकते हैं अलग से हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी हम इस बंध को तोड़ सकते हैं। और ये काफ़ी शक्तिशाली बंध होता है, इसको आप शक्तिशाली बंध भी कह सकते हैं। तो ये शक्तिशाली बंध है। तो जैसे SS अतिव्यापन की बात करें या SP अतिव्यापन की बात करें तो SP अतिव्यापन होगा तो इसमें यहाँ पर इस प्रकार से एक ऐसा ऑर्बिटल होगा और दूसरा p ऑर्बिटल होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक px ऑर्बिटल है, ये एक ऐसा ऑर्बिटल और दूसरा px ऑर्बिटल है। इनके बीच में अतिव्यापन होगा और अतिव्यापन होने से इस प्रकार से
जो बंध बनेगा ये sp अतिव्यापन होगा, और यहाँ पर भी जो बंध निर्मित हो रहा है ये बंध होगा सिग्मा बंध निर्मित होगा। तो इस प्रकार sp अतिव्यापन हो या ss अतिव्यापन हो, इन दोनों ही बंध के द्वारा जिस बंध का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं सिग्मा बंध, जो काफ़ी मजबूत बंध है या शक्तिशाली। यदि हम बलशालीता के रूप में यदि हम देखें तो जितने भी मजबूत बंध होते हैं उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए हमको एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक्स्ट्रा ऊर्जा यदि हम दें तो उसके फलस्वरूप इस बंध को हम तोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे बंध की हम बात कर रहे हैं आपके सामने। दूसरा बंध होता है पाई बंध। तो पाई बंध को हम इस प्रकार आपको बता सकते हैं। तो ये जो पाई बंध होगा वो इस प्रकार होगा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ पर है ये pz ऑर्बिटल, pz और दूसरा pz ऑर्बिटल है, इनके बीच में अतिव्यापन होगा, और अतिव्यापन से आप देखेंगे यहाँ पर जो बंध निर्मित होगा, ये जो बंध होगा इसे हम कहेंगे पाई बंध। तो pz ऑर्बिटल के बीच में जो बंध उत्पन्न हो रहा है उस बंध का नाम है पाई बंध। और ये जो बंध होगा, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो बंध होते हैं, कुछ बंध कैसे होंगे, मजबूत बंध होंगे और कुछ बंध होंगे दुर्बल। जो मजबूत बंध होंगे उसमें आप देखेंगे कि SS अतिव्यापन हो या SP अतिव्यापन हो, इस दोनों ही प्रकार के अतिव्यापन के द्वारा जो बंध निर्मित होगा वो सिग्मा बंध होगा। लेकिन अगर हम pz ऑर्बिटल की बात करें तो pz ऑर्बिटल से जिस बंध का निर्माण हो रहा है उस बंध को हम कहेंगे पाई बंध। और ये बंध जो है दुर्बल होता है, और दुर्बल होने के कारण इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, आसानी से इसको तोड़ा जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती उसे हम दुर्बल बंध कहते हैं या पाई बंध कहते हैं। जो ज़्यादा मजबूत होता है उसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। तो इसी आधार पर इसे हम अतिव्यापन द्वारा समझा सकते हैं। तो अतिव्यापन दो प्रकार का होता है। कार्बनिक रसायन को जानने के लिए सबसे पहले इन सब बातों को जानना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप इन सब बातों को नहीं जानेंगे तो आप कार्बनिक रसायन नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए अतिव्यापन के बारे में आपको बताते हैं। तो अतिव्यापन दो प्रकार का है। एक होता है अक्षीय अतिव्यापन। अक्षीय अतिव्यापन और दूसरा होता है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। यदि हम अक्षीय अतिव्यापन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अक्षीय अतिव्यापन होगा उसमें आप देखेंगे SS अतिव्यापन होगा या SP अतिव्यापन होगा। दोनों में से कोई सा भी अतिव्यापन हो सकता है। यहाँ पर P में PX भी हो सकता है और PY भी हो सकता है। S के साथ PX भी जुड़ सकता है और S के साथ S ऑर्बिटल के साथ PY ऑर्बिटल भी जुड़ सकता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अक्षीय अतिव्यापन में एक अक्ष में जब अतिव्यापन होता है तो उसे हम कहते हैं अक्षीय अतिव्यापन, चाहे वो S ऑर्बिटल का S ऑर्बिटल से हो या S ऑर्बिटल का PX ऑर्बिटल के साथ हो या S ऑर्बिटल का Y ऑर्बिटल के साथ हो। किसी भी रूप में यदि हो रहा है तो यहाँ जो अतिव्यापन होगा उसे हम कहेंगे अक्षीय अतिव्यापन। एक अक्ष में हो रहा है और ये x दिशा में हो रहा है। तो जब x दिशा में हो रहा है तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन होगा वो कहलाएगा अक्षीय अतिव्यापन। लेकिन यही क्रिया जब पार्श्व में होती है, इस रूप में यदि होगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, इस प्रकार से यहाँ पर दो ऑर्बिटल है, ये दो ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल है, इनके बीच जो अतिव्यापन होगा तो इनके बीच अतिव्यापन से
ये जो बंध निर्मित हो रहा है, यहाँ पर ये जो बंध है इसको हम कहेंगे PZ अतिव्यापन। तो ये जो PZ अतिव्यापन है इसे कहा जाता है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि दो प्रकार के अतिव्यापन है, जिसमें से एक अक्षीय अतिव्यापन है और दूसरा पार्श्ववर्ती अतिव्यापन है। अक्षीय अतिव्यापन होगा तो एक अक्ष एक दिशा में होगा, चाहे वो SS के रूप में हो, चाहे वो SPX के रूप में हो, चाहे वो SPY के रूप में हो। या यदि पार्श्ववर्ती अतिव्यापन है तो यहाँ पर खड़ी दिशा में होगा और ये जो ऑर्बिटल होंगे वो इस प्रकार से होंगे, जिसको हम PZ ऑर्बिटल कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो पार्श्ववर्ती अतिव्यापन है ये PZ ऑर्बिटल के बीच में पार्श्व रूप में होता है, इसलिए इसे पार्श्ववर्ती अतिव्यापन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पाई बंध का निर्माण होगा। पार्श्ववर्ती अतिव्यापन से पाई बंध का निर्माण होता है और अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो यहाँ यदि आप अंतर लिखना चाहें तो इसको आप आसानी से अंतर लिख सकते हैं। यदि हम सिग्मा बंध के बीच सिग्मा बंध की बात करें और पाई बंध की बात करें, इनके बीच अंतर की बात करें, तो यहाँ सबसे पहले आप इनके बीच में आप बता सकते हैं कि जो सिग्मा बंध होता है ये मजबूत है, मजबूत बंध है, ये दुर्बल बंध है, दुर्बल बंध है। दूसरा बंध इसका निर्माण SS द्वारा, SS, SPX, SPX, Y के द्वारा निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। उसी प्रकार से आप बता सकते हैं कि जो पाई ऑर्बिटल है या पाई बंध है, इसका यदि हमको निर्माण करना है तो इसके लिए आप देखेंगे, इसको हम इस रूप में बता सकते हैं आपको। इसके लिए आप PZ ऑर्बिटल द्वारा निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये मजबूत बंध है, ये दुर्बल बंध है, ये किस प्रकार परिस्थितियों के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है, इसे हम आसानी से नहीं तोड़ सकते। और यदि आपको तोड़ना है तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यहाँ आप देखेंगे इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो सिग्मा बंध और पाई बंध है, इनका निर्माण किन अतिव्यापन के द्वारा हो रहा है। जैसे अक्षीय अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है और यदि पार्श्ववर्ती अतिव्यापन है तो उसके द्वारा पाई बंध का निर्माण हो रहा है। तो इस आधार पर आप देखते हैं कि हम ऑर्बिटल क्या है, जैसे हमने आपको बताया ये सभी ऑर्बिटल की बात हो रही, चाहे S ऑर्बिटल की बात हो, चाहे P ऑर्बिटल की बात हो। तो इस ऑर्बिटल किस प्रकार के होते हैं ये आप देखेंगे, आपको बताते हैं हम। ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं। एक है S ऑर्बिटल, दूसरा है P ऑर्बिटल, तीसरा है D ऑर्बिटल, चौथा है F ऑर्बिटल। तो इस प्रकार 4 प्रकार के ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से एक S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है और F ऑर्बिटल। यदि हम इनकी संरचना यदि हम देखें तो जो S ऑर्बिटल होता है इसकी जो संरचना होती है वो गोलाकार होती है, स्फीरिकल शेप।
जिसको हम गोलाकार कहते हैं। तो ये होता है s ऑर्बिटल। इसका आकार गोल होता है इस प्रकार से। तो जिनका आकार गोल होता है इसको आप स्फीरिकल भी बोल सकते हैं या गोलाकार भी बोल सकते हैं। तो ऐसा ऑर्बिटल जो गोलाकार होता है, स्फीरिकल शेप होता है जिसका, उसे हम कहेंगे एस ऑर्बिटल। दूसरा ऑर्बिटल है, मतलब इसमें एक ही प्रकार होगा जिसको हम एस कहते हैं। और जो दूसरा ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल। यदि हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो जो पी ऑर्बिटल होता है वो डमरू शेप होता है। इसका यदि आकार देखें हम, ये डमरू शेप होता है, डमरू आकार का। और डमरू आकार का होने के साथ साथ यदि हम इसके प्रकारों की बात करें तो इसके प्रकार 3 होते हैं। एक होता है पी एक्स, दूसरा है पी वाई और तीसरा है पी जेड ऑर्बिटल। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यदि हम इनके आकार की चर्चा करें, आकार की जानकारी लें, तो इसके आधार पर आपको बताया जा सकता है कि जो पी एक्स ऑर्बिटल होगा वो इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का। इसे हम कहेंगे पी एक्स ऑर्बिटल। तो ये है पी एक्स ऑर्बिटल। दूसरे प्रकार का है पी वाई ऑर्बिटल। यदि हम पी वाई ऑर्बिटल की बात करें तो इसका आकार इस प्रकार का होता है। इस प्रकार की कंडीशन है ये, इस प्रकार से। इसे आप पी वाई ऑर्बिटल कह सकते हैं। तो पी एक्स ऑर्बिटल एक्स दिशा में है और जो पी वाई ऑर्बिटल है यहाँ तिरछी दिशा में आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक इसी तरह आप देखिए जो पी जेड ऑर्बिटल होता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है। इस प्रकार आपने देखा कि ये पी एक्स ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल है। नेक्स्ट है पी जेड ऑर्बिटल। तो पी जेड ऑर्बिटल इस प्रकार का आकार का होता है और ये इनका आकार आप देखेंगे डमरू शेप आकार है इसका। तो ये कहलाता है पी जेड ऑर्बिटल। इस प्रकार आप देखिए कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल, इसका आकार गोलाकार है, इसे आप स्फीरिकल भी कहते हैं। और जो दूसरा ऑर्बिटल है जिसे पी ऑर्बिटल कहा जाता है, इसका आकार डमरू आकार है और ये तीनों ही दिशाओं में आपको पाया जाएगा, पी एक्स पोजिशन, पी वाई पोजिशन और पी जेड पोजिशन। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल। तो जो डी ऑर्बिटल है ये डबल डमरू शेप होता है, डबल डमरू आकार। तो डबल डमरू आकार है और जैसा कि आपको पता है कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं और ये 5 ऑर्बिटल जो है अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम बता सकते हैं डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई होगा तो इस प्रकार का होगा। इस प्रकार की कंडीशन होगी, इसे हम कहेंगे डी एक्स वाई। तो डी एक्स वाई कंडीशन होगी। दूसरा है डी एक्स जेड। तो जो डी एक्स जेड है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी, इस प्रकार की। ये डी एक्स जेड है। तीसरा है डी वाई जेड। डी वाई जेड की स्ट्रक्चर देखें तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार इसको बनाया जा सकता है, इस प्रकार से। ये डी वाई जेड स्ट्रक्चर है। ठीक इसी तरह डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्ट्रक्चर है ये, वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर स्ट्रक्चर है। और उसके बाद है डी जेड स्क्वायर। ये है डी जेड स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो डी ऑर्बिटल है ये डी ऑर्बिटल डबल डमरू आकार का होता है और डबल डमरू आकार का होने के कारण इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं।
5 ऑर्बिटल होते हैं, और 5 ऑर्बिटल में आपने देखा कि ये dxy है, dxz है, dyz है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर 5 ऑर्बिटल हो गए। ठीक इसी तरह आप देखिए कि जो f ऑर्बिटल होता है, ये f ऑर्बिटल 7 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इनके आकार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जटिल होते हैं, इसलिए इसे हम बता नहीं पाएंगे इसमें, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत ही जटिल स्ट्रक्चर होती है। तो इस प्रकार आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि ये जो f ऑर्बिटल है ये 7 प्रकार के होते हैं और 7 ऑर्बिटल में इसको भरा जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्बिटल है, चाहे हम s ऑर्बिटल की बात करें, p ऑर्बिटल की बात करें, d ऑर्बिटल की बात करें और f ऑर्बिटल की बात करें, तो इन सभी ऑर्बिटल के अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। जैसे हमने आपको इसके पहले बताया था कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो इस प्रकार के होते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा आपको पता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपको मालूम है, आप अपने घर में रहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने घर में रहता है। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन किस स्थान पर रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। क्योंकि यदि हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, जैसे हमने s ऑर्बिटल की बात की, तो ये एक s ऑर्बिटल है। यदि हम p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से होगा ये p ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल होगा। यदि हम d ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो d ऑर्बिटल इस प्रकार का होगा, 2 3 4 और 1 5 ऑर्बिटल होते हैं। और इस प्रकार से हम f ऑर्बिटल की बात करें तो जो f ऑर्बिटल होता है वो 7 ऑर्बिटल होता है, इस प्रकार का। इस प्रकार आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 ऑर्बिटल। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये जो d ऑर्बिटल है और ये है f ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल में यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और जो f ऑर्बिटल है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इसको आप इस प्रकार भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से 6 हो गए। यहाँ पर उसी प्रकार से आप देखेंगे इसका भर्तीकरण इस प्रकार से किया जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसको कहा जाता है पूर्ण भरा हुआ। ये पूरे जो ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं पूर्ण भरे ऑर्बिटल है। पूर्ण भरे ऑर्बिटल हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण भरे ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, और d ऑर्बिटल है तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यदि f ऑर्बिटल है तो यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप देखिए 2 6 10 और 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि s p d f ऑर्बिटल में यदि अयुग्मित अवस्था है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और यदि वो पूर्ण भरे हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस आधार पर इसे हम समझा सकते हैं कि ऑर्बिटलों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है और कितने प्रकार के आधार पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार से आप इसे विभिन्न प्रकार के तत्वों के द्वारा या परमाणु के द्वारा इसे हम समझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके डायग्राम को देख सकते हैं कि इन सभी ऑर्बिटल की संरचना कैसी होगी। ठीक है, थैंक यू।